बिंदिया जंगल की घनी झाड़ियों के बीच, जहाँ सूरज की किरणें जमीन को छूने के लिए तरसती थी, वहाँ एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी। ये झोंपड़ी सिर्फ लकड़ी और मिट्टी का ढेर नहीं थी, बल्कि अंजलि और नेहा, दो अनाथ बहनों की दुनिया थी। बड़ी बहन अंजलि एक मजबूत मन और स्वभाव की धनी थी। वह अपनी छोटी बहन और झोंपड़ी की जिम्मेदारी को अपना धर्म समझती थी। दूसरी थी नेहा, जो हर दम आसमान में अपने सपने बुनती रहती, चंचल और हंसमुख। सुबह का समय था, पर परिंदों की चहचहाहट से पहले अंजलि उठ चुकी थी। वो झोंपड़ी के बाहर बनी चूल्हे की राख साफ कर रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार इस संसार से जा चुके अपने माता पिता की तस्वीर पर जा टिकती थी, जो दीवार के एक कोने में धुंधली हो चुकी थी। अंजलि ने देखा कि तस्वीर पर थोड़ी धूल जमी है। उसने बड़े प्रेम से अपना आंचल निकाला और उसे साफ करने लगी। पिताजी, आपने कहा था कि ये जंगल हमारा मित्र है, मगर कभी कभी ये सन्नाटा मुझे डराता है। आज घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को है। नेहा को कैसे बताऊंगी कि आज फिर से हमें सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ सकता है। माँ, आप तो कहती थी ना कि भले लोगों का साथ ऊपर वाला हमेशा देते हैं, पर हमारी परीक्षा कब खत्म करेंगे? तभी अंदर से नेहा की आंख खुली। वो अभी छोटी थी, पर जंगल की कठिनाइयों ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। वो अपनी चादर लपेटे हुए बाहर आई और अंजलि के पीछे खड़ी हो गई। उसने देखा कि अंजलि की आंखों में आंसू हैं। दीदी, क्या फिर से आज आप पिताजी की बातें याद कर रही हैं? आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या फिर से आपने उन्हें सपने में देखा? नहीं पगली, वो तो चूल्हे का धुआं आंखों में लग गया। चल जल्दी कर, नंदिनी को चारा देना है और फिर जंगल से सूखी लकड़ियां चुननी है। अगर आज लकड़ियां ना बेची तो कल का सूरज हमारे लिए अंधेरा लेकर आ जाएगा। पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दीदी, मुझे याद है माँ कहती थी ना कि हमारे भाग्य में एक दिन सुनहरा सूरज निकलेगा, मगर हम तो रोज वही मिट्टी और पत्थर ढोते हैं। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ ये टूटी हुई छत और गीली जमीन ही लिखी है? क्या कभी हम भी गांव के बड़े लोगों की तरह सुंदर कपड़े पहनकर त्योहार मना पाएंगे? सुनो नेहा, इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में नहीं, उसकी मेहनत और ईमानदारी में होती है। हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा रिश्ता है और हमारी प्यारी नंदिनी है। माँ कहती थी कि जो लोग बेजुबान पशुओं की सेवा करते हैं ना, ऊपर वाला उनका रास्ता कभी बंद नहीं करता। जब तक हमारे पास एक दूसरे का साथ है ना, हम गरीब नहीं हैं। दोनों बहनें नंदिनी के पास जाती हैं, जो झोंपड़ी के बगल में बंधी हुई थी। नंदिनी एक स्वच्छ सफेद रंग की गाय थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। नंदिनी ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसने हल्की सी आवाज निकाली और अपना सर अंजलि के कंधे पर रख दिया, जैसे उनका दुख बांट रही हो। दीदी देखो, नंदिनी को शायद सब पता है। ये हमारी बातें समझती है। कभी कभी मुझे लगता है कि माँ का आशीर्वाद इसी में बसा हुआ है। जब मैं डर जाती हूँ या जब मुझे भूख सताती है ना, तो इसकी आंखों में देखकर मुझे शक्ति मिलती है। हाँ नेहा, ये सिर्फ एक पशु नहीं है, हमारा परिवार है। पिताजी ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त मुझसे कहा था, अंजलि, चाहे कुछ भी हो जाए, नंदिनी का ख्याल रखना, ये तुम्हारा भाग्य बदल देगी। तब मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी, मगर आज जब इस दुनिया से वो हमें छोड़कर चली गए ना, तो सिर्फ यही हमारे साथ खड़ी है। ये हमारा गुजारा है, हमारा सहारा है। दीदी, अगर नंदिनी सच में हमारा भाग्य बदल दे और हमें बहुत सारा धन मिल जाए,
तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक सुनहरी साड़ी खरीदूंगी। फिर आपको ये पुराने और फटे हुए कपड़े ना नहीं पहनने पड़ेंगे। आप बिल्कुल राजकुमारी दिखोगी। अच्छा, और अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी? मैं तेरे लिए ढेर सारी मिठाई, नए खिलौने और सुंदर रेशमी कपड़े लाऊंगी। मगर अभी के लिए चलो काम पर लगते हैं। सपने देखने से पेट नहीं भरता है। हाँ नेहा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। दोनों बहनें लकड़ियां इकट्ठा करके जंगल की गहराइयों में निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। मुखिया श्यामलाल के गुंडे अक्सर जंगल में घूमती रहती थी क्योंकि उनकी बुरी नजर उन बहनों की छोटी सी जमीन पर थी। लेकिन गांव में एक रामेश्वर काका भी थे जो दोनों बहनों को बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा समझती थी। उस दिन रास्ते में उन्हें रामेश्वर काका मिले। बेटी अंजलि, जरा संभल कर जाना। आजकल जंगल में दरिंदे कम और मुखिया के गुंडे ज्यादा घूम रहे हैं। वो श्यामलाल तुम्हारी झोपड़ी और उस छोटी सी जमीन को हड़पना चाहता है। वो बहुत नीच इंसान है। काका, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमारी जमीन हमारे माता पिता की निशानी है। हम इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जब तक नंदिनी हमारे साथ है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमें किसी का डर नहीं। हम मेहनत करके अपना पेट पाल लेंगे, पर अपनी स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे। हाँ काका, और अब तो दीदी ने सीख लिया है कि ये कुल्हाड़ी कैसे चलाते हैं। अगर कोई हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना, तो हम डरेंगे नहीं। हम दोनों बहनें एक दूसरे की ढाल हैं। रामेश्वर काका उन्हें दुआ देते हुए चले गए, पर उनकी आंखों में चिंता थी। उन्हें पता था कि मुखिया श्यामलाल की लालच के आगे इतनी गहरी खाई है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। शाम ढलती ही जब बहनी थकी हारी घर लौटी तो उनके सर पर लकड़ियों का भारी बोझ था। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। उस रात मौसम में अचानक करवट ली, बिजली कड़कने लगी और जोरों की वर्षा शुरू हो गई। झोंपड़ी की पुरानी छत से पानी जगह जगह से टपक रहा था। अंजलि ने जल्दी जल्दी पुराने बर्तन और मिट्टी के कटोरे वहां रख दिए। वहां से पानी गिर रहा था। दोनों बहनें ठंड से ठिठुर रही थी और एक दूसरे से लिपट कर बैठी थी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है और पेट में भी जलन हो रही है। भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही है। क्या हम हमेशा ऐसे ही तड़पेंगे? बस थोड़ा धैर्य रख मेरी जान। कल सुबह होते ही मैं नंदिनी का दूध लेकर सबसे पहले गांव में जाऊंगी। आज उसने हरी घास और चारा बहुत प्रेम से खाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल तो हमें मायूस नहीं करेगी। सो जा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। अंजलि खुद भूखी थी, पर उसने नेहा को दिलासा दिया। पूरी रात वो जगती रही। अगली सुबह जब बारिश रुकी और सूरज की पहली किरण झोंपड़ी पर पड़ी तो सब कुछ बदल चुका था। नेहा ने आंखें मली और हमेशा की तरह नंदिनी के पास जाकर दूध निकालने के लिए बाल्टी रखी। जैसे ही उसने नंदिनी के शरीर को स्पर्श किया, उसने महसूस किया कि कुछ अलग है। ऐ मेरी नंदिनी, काश हमारी भाग्य में भी किसी रानी जैसा जीवन लिखा होता। हम कब तक ये जंगल से लकड़ियां काट कर ढोएंगे? अरे पगली, अभी तक दूध नहीं निकला। लकड़ियों का काम हम कब का छोड़ चुके हैं। अब तो सारा भरोसा इस नंदिनी के दूध पर ही है। जल्दी कर नेहा, सूरज निकल आया है। गांव में लोग हमारा दूध खरीदने का इंतजार करते हैं। हाँ दीदी, बस एक पल रुको। जैसे ही नेहा ने दूध निकालना शुरू किया, एकदम से नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। नेहा को लगा उसके हाथ में एक हल्का सा झटका लगा है। दूध की धारा इतनी तेज हो गई कि वह छोटी सी बाल्टी कुछ पलों में भर गई। नेहा ने हैरत से बाल्टी को देखा। दूध की रंगत हल्की सी सुनहरी थी और इसमें से एक अनोखी सी महक थी। दीदी देखो देखो, आज नंदिनी का दूध कैसा लग रहा है? अंजलि दौड़कर बाहर आती है और बाल्टी में झांकती है। ये ऊपर वाले, ये क्या है? ये दूध तो बड़ा ही गाढ़ा है। क्या तुमने इसमें बाहर से कुछ मिला दिया है नेहा?
नहीं नहीं दीदी, मैंने तो बस इसे प्यार से छुआ था। आज मुझे सच में लगा कि नंदिनी कोई आम पशु नहीं है। वे धीरे से दूध चखती हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसका स्वाद यहाँ तो मैंने आज तक कभी नहीं चखा है। ये दूध नहीं, ये तो किसी राजा के दरबार की मिठाई है। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं है। नेहा, हमारा भाग्य सच में जग गया है। दोनों बहनों ने इस दूध के लिए 2 मटके अलग अलग तैयार कर लिए। उनके दिल में डर था, लेकिन इससे ज्यादा खुशी थी। वे जानती थी कि इस दूध की वजह से उनकी जिंदगी पलट जाएगी। वे जल्दी से गांव की तरफ निकल गईं। गांव के चौपाल पर आज बहुत भीड़ थी। अंजलि और नेहा ने एक छोटा सा कोना देखकर अपने मटके को रखा। उन्होंने रामेश्वर काका को आवाज दी, जो गांव में अपनी ईमानदारी और नियान पसंदी के लिए जाने जाते थे। रामेश्वर काका, हमें आपकी सलाह चाहिए थी। हम इस खास दूध को आम कीमत से 4 गुनी कीमत पर बेचेंगे, क्योंकि इसके गुण बहुत हैं। आप एक बार चक्कर देखो। अरे वाह अंजलि, इस दूध में तो लगता है किसी शक्ति का असर है। ये तो हर तरह की बीमारी को दूर कर देगा। इसमें तो स्वाद और शक्ति दोनों है। तुमने सही कीमत रखी है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। रामेश्वर काका की तारीफ के बाद लोग इस दूध को खरीदने के लिए बेताब हो गए। दूध पलक झपकते ही बिक गया। गांव के लोग दूध पीते ही चेहरे पर एक नई शक्ति और खुशी महसूस करने लगे। एक औरत ने कहा, बहनों, ये दूध नहीं, ये तो पवित्र घोल है। मैं तो कई दिनों से बीमार थी, पर अब मुझे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं तो रोज तुम दोनों से ही दूध खरीदूंगी। दोनों बहनें ने आज इतनी धन की कमाई कर ली थी कि जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे दोनों पहली बार बगैर किसी डर के मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ लौटी। इसी वक्त जंगल के उस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर शाम का सुकून फैला हुआ था। चूल्हे पर हल्की आंच चल रही थी। अंजलि हांडी में दाल हिला रही थी और नेहा पास बैठी थी। आज दोनों के चेहरों पर थकान के बजाय खुशी और सुकून था। दीदी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हमने जिंदगी में सांस ली हो। गांव वालों के चेहरे जब उन्होंने दूध पिया, मैं वे खुशी बिल्कुल नहीं भूल सकती। हाँ नेहा, मेहनत का फल मीठा होता है। आज लगा कि पिताजी की आत्मा भी कहीं से हमें देखकर खुश हो रही होगी। सच्ची दीदी, कल हम नंदिनी के लिए नया चारा ले आएंगे और झोपड़ी की छत भी ना थोड़ी ठीक करवा लेंगे। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की जरूरत है। हाँ नेहा, अच्छी बात है। बस अब किसी की नजर ना लग जाए हमारी खुशियों को। दीदी, अब कौन सी मुसीबत आ जाएगी। आज तो जंगल भी शांत लग रहा है, जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया हो। गांव का सबसे बड़ा जमींदार और ताकतवर मुखिया श्यामलाल अपनी हवेली में बैठा था। उसका सलाहकार दीवान हुकुमचंद उसके साथ था। इन दोनों की नजर उन बहनों पर और उनकी झोंपड़ी वाली जमीन पर हमेशा रहती थी। जब उन्होंने इस सुनहरी दूध की कहानी को सुना तो उनके दिल में लालच का सांप बल खाने लगा। क्या बकवास सुन रहा हूँ। वो 2 गरीब लड़कियाँ मेरे इलाके में कोई सोना बेचकर चली गई। दीवान, क्या ये सच है? जी मुखिया जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो गाय कोई साधारण पशु नहीं है। उसका दूध पीने वालों पर अजीब सा असर होता है, जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। ये सब गरीबों के विश्वास है, मगर अब वो गाय मेरे अस्तबल की जीनत बनेगी। दीवान, हमें उनकी जमीन का कोई लालच नहीं। हमारा लक्ष्य सिर्फ वो गाय और उसका सोना है। आपका आदेश सर आंखों पर मुखिया जी, लेकिन वो लड़कियां अपनी गाय आसानी से नहीं देंगी। उन्हें तो अब लग रहा है कि उनका भाग्य खुल गया है। भाग्य सिर्फ मेरा है। आज की रात हमें वो गाय चाहिए। कोई शोर नहीं, कोई दया नहीं। हम उन लड़कियों को एक नकद रकम देंगे और गाय लेकर आएंगे। अगर वो इनकार करे तो उन्हें जंगल में फेंक दिया जाएगा। ताकत हमारी है,
कानून हमारा है। झोंपड़ी के बाहर शाम धीरे धीरे गहरी हो रही थी। हवा ठंडी थी, जंगल बिल्कुल खामोश। उसी शाम जब सूरज की आखिरी किरणें जंगल के पेड़ों में छन कर आ रही थी, मुखिया श्यामलाल दीवान और अपने 2 ताकतवर नौकरों को नंदिनी को चुराने के लिए भेजता है। जंगल की झोंपड़ी में अब डर का सन्नाटा छाया था। सूरज के डूबते ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। अंजलि और नेहा भले ही अब अमीर हो चुकी थी, मगर जंगल की तन्हाई में उनके दिल बेचैन रहती थी। वो नंदिनी के पास बैठी थी, उसे प्यार कर रही थी, उससे अनदेखा आने वाला संकट बांट रही थी। मेरी नंदिनी, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या पीड़ा हो रही है, पर मुझे विश्वास है कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। दीदी, तुम हर वक्त इतनी शांत कैसे रहती हो? मुझे तो लग रहा है कि जंगल आज हमें किसी बड़े राज से डराने की कोशिश कर रहा है। शांत नहीं नेहा, ये सहजता है। पिताजी कहा करती थी कि जब चारों ओर अंधेरा हो तो अपनी अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करो, और हमारी शक्ति यहीं कहीं छुपी हुई है। जैसे ही रात ने अपनी चादर को और गहरा किया, तकरीबन आधी रात के समय झोंपड़ी के पास 2 नौकर मुखिया श्यामलाल और दीवान हुकुमचंद के साथ छुप कर खड़े थी। दीवान के हाथ में एक मोटी रस्सी और एक बड़ा ताला था। मुखिया जी, अंदर कोई आवाज नहीं है। ये लड़कियां गहरी नींद में सो रही होंगी। मौका अच्छा है, इस नंदिनी को बगैर किसी रुकावट के लेकर चलते हैं। इंतजार करो दीवान, एक भी आवाज हुई तो सारा गांव जाग जाएगा। ये काम सफाई से होनी चाहिए, गाय हमारी होनी चाहिए, और लड़कियों को ये भी नहीं मालूम होना चाहिए कि किसने चुराया है। नौकरों ने आहिस्ता से अंदर कदम रखा। वो नंदिनी की रस्सी खोलने ही वाली थी कि अचानक नंदिनी ने अपनी आंखें खोल दी और एक गहरी आवाज निकली जो कोई आम गाय नहीं निकाल सकती थी। इस आवाज में एक चुनौती थी। कौन है? कौन अंदर आया है? खबरदार, अगर मेरे पास आने की जरूरत की। जैसे ही अंजलि की आवाज नौकरों के कानों में टकराई, वो रुक गए। वो एक ही पल में समझ गए कि ये कोई आम मुकाबला नहीं है। अंजलि और नेहा भाग कर आई। वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। मुखिया श्यामलाल और दीवान हुकुमचंद अपने नौकरों के साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर लालच और हैवानियत साफ झलक रही थी। वाह, क्या किस्मत है तुम दोनों की। तुम्हारे हाथ ऐसी गाय लगी है जो सोने से कम नहीं, और फिर भी तुम इसे संभाल कर बैठी हो। ये लो 1000 रुपए, और आज से ये गाय हमारी है। ना बहस होगी ना सवाल, फैसला हो चुका है। हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमारी नंदिनी हमें दे दीजिए। आपको शर्म नहीं आती? शर्म? दीवान और मुखिया को कोई शर्म नहीं होती। अब बस इस गाय को जबरदस्ती खींचो और ले चलो, वक्त नहीं है। जैसे ही नौकर नंदिनी को खींचने लगा, गाय ने अपना सर ऊंचा किया और उसके माथे पर बना हुआ एक छोटा सा चक्र सुर्ख रंग की रोशनी से चमक उठा। ये रोशनी इतनी तेज थी कि जैसे नौकर का हाथ नंदिनी से टकराया, उसे एक जोरदार झटका लगा। अरे मेरे हाथ जल गए, ये कैसी गाय है? अरे भागो मुखिया जी, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इस गाय के अंदर आग जैसी शक्ति है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुखिया और दीवान इस अनोखे चमत्कार को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गाय इस तरह का पलटवार करेगी। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब उन लड़कियों का बनाया हुआ भ्रम है। नौकरों, इसे लोहे की जंजीरों से बांधो। जंजीरों पर यह चमत्कार काम नहीं करेगा। अत्याचारियों ने फौरन लोहे की मोटी जंजीरें निकाली और नंदिनी के चारों ओर पैरों में बांध दी। जंजीरों के आगे नंदिनी की ताकत का असर नहीं चल सका और निर्दयी लोग बेदर्दी से नंदिनी को खींचकर अपने साथ ले गए।
अंजलि और नेहा बस रोती रह गई। उनकी चीखें जंगल के गहरी सन्नाटे में दबकर रह गई। उसी वक्त उन्हें एहसास हो गया कि ये लड़ाई अब ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और होशियारी के बल पर लड़नी होगी। मुखिया श्यामलाल के बड़ी अस्तबल में नंदनी कैद थी। उसी लोहे की मजबूत जंजीरों में उसे जकड़ा हुआ था और आसपास 3 पहरेदार बिठाए गए थे। मुखिया और दीवान बहुत खुश थे। भाग्य आखिरकार मेरे साथ है। आज से ये गाय मेरा खजाना है। दीवान, जल्दी से इसका दूध निकालो। हमें फौरन गांव में यह खबर फैलानी है कि नंदनी अब हमारी मिल्कियत है। जी मुखिया जी, आज हम दोनों बहुत धनवान हो जाएंगे। दीवान हुकुमचंद ने आगे बढ़कर नंदनी का दूध निकालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने उसके दन को छुआ, नंदनी ने एक बदबूदार पदार्थ दीवान के चेहरे पर फेंक दिया। ये क्या बदतमीजी है? ये तो गोबर से भी ज्यादा खराब है। हटाओ इसे, अब मैं देखता हूँ। लाओ वो बर्तन। मुखिया ने जबरदस्ती करनी चाही, मगर दूध बिल्कुल भी नहीं निकला। ये क्या हो रहा है? ये गाय सिर्फ उन लड़कियों के लिए दूध देती है। हमारी सारी योजना नाकाम हो गई। मुखिया जी, हमें लगता है कि उन लड़कियों ने इस गाय पर कोई गुप्त मंत्र पढ़ा है। हमें वापस उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि इसका राज क्या है। इधर झोंपड़ी में अंजलि और नेहा अब परेशान नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब से भाव थी। वह जानती थी कि मुखिया फौरन उनके पास आएंगी। नेहा, तुम डरो मत। नंदिनी की शक्ति उसकी पवित्रता में है। वह सिर्फ उन लोगों के लिए दूध देगी जो नेक हो। अब वह दोनों यहाँ जरूर आएंगे और वह लालच में आकर हमारी बात मान लेंगे। पर दीदी, अगर उन्होंने आकर हमें तकलीफ दी तो वह तो जालिम है। हम उन्हें कोई मौका ही नहीं देंगे। तुम जल्दी से मेरे साथ गांव चलो। हमें सारा विश्वास रामेश्वर काका में जगाना है। दोनों बहनें फौरन गांव की तरफ निकली। वह सीधी रामेश्वर काका के घर गई। उन्हें सबसे पहले ये साबित करना था कि नंदिनी एक साधारण गाय नहीं है। रामेश्वर काका, हमारी नंदिनी को मुखिया श्यामलाल और दीवान हुकुमचंद जबरदस्ती ले गए हैं, लेकिन नंदिनी उनके पास दूध नहीं देगी। नंदिनी का अपना मिजाज है। काका, लालच और जोर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए दूध तभी मिलेगा जब सही तरीके अपनाए जाएंगे और एक खास शर्त पूरी होगी, और वह तरीका सिर्फ हम जानते हैं। क्या श्यामलाल ने ये दुष्कर्म किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर तुम क्या कह रही हो अंजलि? कैसी शर्त? शर्त ये है रामेश्वर काका कि नंदिनी ने मुझसे विश्वास का शपथ मांगा है। वह दूध तभी देगी जब उसे चुराते हुए जो लोग पकड़े जाएंगे उनसे दूर हो जाए और उनका पूरा गुनाह सबके सामने माना जाए। अब मुखिया और दीवान दूध के लालच में हमारे पास आएंगी और हम उनसे सारे गांव के सामने ये शर्त पूरी करवाएंगे। रामेश्वर काका अंजलि की अकलमंदी और हिम्मत से प्रभावित हुए। वह समझ गए कि अंजलि को ये योजना मुखिया को नीचा दिखाने के लिए ही आई होगी। उन्होंने अंजलि को आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वे नेक दिली में उनका साथ देंगी। मुखिया श्यामलाल की हवेली का माहौल तनाव से भरपूर था। पूरी रात गुजर गई थी और नंदिनी ने अब तक एक कतरा भी दूध का नहीं टपकाया था। नौकरों को शक हो रहा था और मुखिया का गुरूर अब गुस्से में बदल रहा था। वह अपने अस्तबल में खड़ा था, जहाँ नंदिनी शांत और उदास खड़ी थी। मुखिया जी, अब क्या करें? गांव में खबर फैल गई है कि गाय आपके पास है। हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर इसने दूध नहीं दिया। ये तो कोई आम चमत्कार नहीं है। हमें फौरन उन लड़कियों के पास जाना चाहिए। तुम चुप रहो, मेरी नाक मिट्टी में मिल जाएगी। उन गरीब लड़कियों के सामने मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे? कभी नहीं। लेकिन लालच गुरूर से बड़ा होता है। मुखिया को दूध का सोना चाहिए था। आखिरकार मुखिया श्यामलाल और दीवान हार मानकर अंजलि और नेहा की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। अंजलि और नेहा, सुनो, हम तुम्हारी गाय को लेकर गए थे। इस बात का हमें पश्चाताप है। अब तुम बताओ, ये नंदिनी दूध क्यों नहीं दे रही? हम तुम्हारे लिए सावन फल लाए हैं, ये रखो और हमें उपाय बताओ। मुखिया जी, आपने ये क्या किया? आपने सिर्फ नंदिनी को नहीं छुड़ाया, बल्कि आपने हमारी माँ को
आखिरी निशाने को हमसे छीन लिया। हमने आपकी दौलत नहीं मांगी थी, हमें सिर्फ हमारी प्यारी नंदिनी चाहिए। दीदी, मुखिया जी क्या जाने, नंदिनी का दूध ही हमारी ताकत थी, हमारा आशीर्वाद था। जब से वह गई है मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। नेहा की इन बातों का दीवान पर गहरा असर हुआ। वह फौरन समझ गया कि इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। मुखिया जी, देखो, ये लड़कियां सच कह रही हैं। नंदिनी कोई आम गाय नहीं है। मुझे लगता है इसका दूध उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है। अंजलि ने मौका देखा और मुखिया के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो मुखिया को हैरत अंगेज कर गई। मुखिया जी, नंदिनी दूध जबरदस्ती नहीं, सिर्फ परिस्थितियों में देती है। ये उसका अपना नियम है। पहली शर्त ये है कि नंदिनी को गांव के सबसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के हाथों का बनाया हुआ भोजन दिया जाएगा। और दूसरी शर्त, आपको नंदिनी के साथ किए गए अन्याय और अत्याचार को खुलेआम स्वीकार करना होगा और 7 दिन तक उसकी सेवा और देखभाल करनी होगी। ना हुक्म, ना गुस्सा, ना दबाव। तीसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण, जिस क्षण नंदिनी दूध देना शुरू करे आपको सबके सामने ये कहना होगा कि ताकत बल से नहीं व्यवहार से मिलती है और नंदिनी सिर्फ उसके साथ रहती है जो उसका सम्मान करता है। ये सब क्या बकवास है? मैं मुखिया श्यामलाल एक गाय की सेवा करूंगा? आपकी मर्जी। अगर आपको सोने का दूध नहीं चाहिए तो नंदिनी को यही जंगल में छोड़ जाइए। हमें उसे भूखा नहीं देखना है। वह आपके जुल्म से मर जाएगी और फिर आप हमेशा खाली हाथ रहेंगे। मुखिया के लालची आंखों में अब गुस्से की जगह खतरनाक लालच था। उसने सोचा, अगर 7 दिन की खिदमत से वह हमेशा के लिए सोने का दूध हासिल कर सकता है तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। आज से 7 दिन तक मैं नंदिनी की खिदमत करूंगा, लेकिन अगर 8वें दिन उसने दूध नहीं दिया तो तुम दोनों को यह जंगल छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारी ये झोपड़ी मेरी होगी। ये हमें मंजूर है। नंदिनी को रामेश्वर काका के हाथ का खाना चाहिए और हम उसे सिर्फ यहीं आकर देंगे। मुखिया ने नंदिनी को खोला और वापस झोंपड़ी में ले आया। उस दिन से देखने लायक नजारा शुरू हुआ। गांव का सबसे गुरूर करने वाला मुखिया श्यामलाल जंगल में गाय की सेवा कर रहा था। पहला दिन रामेश्वर काका शुद्ध खाना लेकर आए और अपने हाथ से नंदिनी को खिलाया। मुखिया और दीवान भी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रहे। जब उन्होंने दूध निकालने की कोशिश की तो सिर्फ उल्टा पानी निकला। ये क्या है? ये तो दूध नहीं है अंजलि। मैंने कहा था ना, आपके दिल में अभी भी लालच और ऐब है। नंदिनी को सच्ची नेकी चाहिए। इसके बाद रोजाना यही होता रहा। मुखिया ने 6 दिन तक नंदिनी की सफाई की, उसे हाथ से खाना खिलाया और लोगों के सामने झुककर खड़ा रहा। उसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता चूर हो रहा था। गांव के लोग जो ये तमाशा देखने आते थे बहुत खुश हो रही थी। 7वें दिन मुखिया और दीवान बिल्कुल थक चुके थे। उनके चेहरे पर हिम्मत नहीं बल्कि सिर्फ लालच का गहरा साया था। मुखिया जी, बस 1 दिन बाकी है। हमें उन लड़कियों पर दबाव डालना पड़ेगा, कहीं ये दोनों हमें धोखा ना दे दें। हमें दूध चाहिए, दूध। हमें वो सोना चाहिए। मैं खुद जाकर उनसे विनती करूंगा। ये लड़कियां मेरा हतक कर रही हैं। आज रात मुझे नंदिनी का दूध चाहिए। इसी रात मुखिया और दीवान ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर 8वें दिन नंदिनी दूध नहीं देती तो वो अंजलि और नेहा को मार देंगी। लेकिन अंजलि जो चालाक थी, उसने मुखिया के हर भाव और हर इशारे पर ध्यान रखा था। उसे मुखिया की बुरी नीयत के बारे में अंदाजा हो चुका था। 8वें दिन का सूरज जैसे ही निकला, मुखिया श्यामलाल और दीवान हुकुमचंद की आंखों से सोने का ख्वाब गिरने लगा, मगर उनके चेहरे पर 7 दिन की मेहनत और नाकामी की शिकन पड़ी थी। वो जानते थे कि आज या तो धनवान बनेंगे
या सब कुछ हार बैठेंगी। मुखिया अपने नौकरों के साथ झोंपड़ी के बाहर खड़ा था। अंजलि, आज आखिरी दिन है। मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की है। आज नंदिनी को हर हाल में दूध देना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी जिंदगी का अंत यही हो जाएगा। मुखिया जी, हमने आपकी बात पर पूरा यकीन रखा है। आज नंदिनी जरूर दूध देगी, लेकिन पहले आपको वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी जो मैंने रखी थी, और वो है सारे गांव वालों के सामने आपको कहना पड़ेगा कि आपका दिल पश्चाताप से भर गया है और आप आज से सच्चाई का साथ देंगे। ठीक है, हम ये ड्रामा भी कर लेंगे। जल्दी से गांव में ऐलान करो। मुखिया और दीवान ने मिलकर गांव के सामने नगाड़ा बजवाया और ऐलान किया कि आज वो गाय की किरत दिखाएंगे और सच्ची बात सबके सामने लाएंगे। देखते ही देखते चौपाल पर गांव वालों की भीड़ लग गई। रामेश्वर काका भी वहां पर आकर खड़े हो गए थे। अब वो नजारा था जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। मुखिया और दीवान जो हमेशा रौब में रहते थे, आज वो हाथ जोड़ कर खड़ी थी। अंजलि ने नंदिनी को चौपाल के बीच बांधा हुआ था। मुखिया ने चुपचाप हाथ जोड़े और ऐलान किया, ए गांव वालों, आज मैं सच कहता हूँ। मैंने लालच में आकर इन गरीब बहनों पर जुल्म किया। मैंने उनकी गाय चुरा ली। मैं गुनाहगार हूँ। मैं नंदिनी से माफी मांगता हूँ। मैं आज से पश्चाताप का जीवन जीऊंगा। सब गांव वाले हैरान और खुशी से चीख उठे। अंजलि ने फौरन नंदिनी के करीब जाकर दूध निकालना शुरू किया। जैसे ही उसने धन को छुआ, नंदिनी के माथे पर बना हुआ चक्कर तेजी से चमक उठा और दूध की सुनहरी धारा बर्तन में गिरने लगी। इस बार दूध ऐसा था जिसे देखकर सबकी आंखें खुल गईं। अरे ये तो सच में चमत्कार है। ये तो असली सोने का दूध है। वाह वाह, आज सच में मेरा भाग्य जाग गया। अंजलि, ये दूध मुझे दो, हम इसे फौरन बेचेंगे। मुखिया जी, ये दूध तो आज आपकी शान है, लेकिन नंदिनी का नियम है। आपने अभी तक सबसे बड़ी शर्त पूरी नहीं की। कौन सी शर्त? मैंने तो सबके सामने माफी मांग ली। नहीं, आखिरी शर्त ये थी कि नंदिनी का पहला दूध सिर्फ वो 2 इंसान पिएंगे जिन्होंने इसकी सेवा और खिदमत में सबसे ज्यादा वक्त दिया है। इस दूध को पीते ही उनकी ताकत और खुशकिस्मती हमेशा के लिए दुगनी हो जाएगी। मुखिया और दीवान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इन दोनों ने ही 7 दिन तक नंदिनी की खिदमत की थी। उनके दिलों में लालच भर आया था। मुखिया जी, मैंने दिन रात इस गाय का गोबर उठाया है। इस दूध पर मेरा भी हक है। हमें आधा आधा पीना चाहिए। तुम चुप रहो। मैं इस गांव का मालिक हूँ। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी खिदमत करने की। ये पूरा दूध मैं पीऊंगा। देखिए मुखिया जी, नंदिनी झूठ और लालच को बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप दोनों ने झगड़ा किया तो ये दूध जहर बन जाएगा। आप दोनों को ये सुनहरा दूध आधा आधा पीकर अपनी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। यही नियम है। मुखिया ने मजबूरी में हाँ कर दी। दीवान ने खुशी खुशी दूध को 2 प्यालों में बराबर बांटा। वो दोनों अपने धनवान बनने के ख्वाब में डूबे हुए थे और उन्होंने फौरन सुनहरा दूध एक सांस में ही पी लिया। जैसे ही मुखिया और दीवान ने दूध पिया, दोनों के चेहरे पर एक अनोखी रोशनी फैली और वो रोशनी सिर्फ एक लम्हे के लिए थी। इसके बाद दोनों के जिस्म पर, खासकर उनके हाथों और चेहरों पर, जहां से उन्होंने नंदिनी को छुआ और लालच में देखा था, तेजी से आग जैसी जलन शुरू हो गई। आग, आग, मेरे जिस्म में आग लग गई। ये कैसा दूध है? अंजलि, ये तुम्हारी साजिश है। बचाओ, बचाओ, ये तो पवित्र अजाब है। मेरे जिस्म पर छाले पड़ रहे हैं। देखो, देखो, मेरे हाथों पे कैसे निशान बन गए हैं, जैसे मैंने जलते हुए अंगारों को पकड़ा हो। गांव वालों ने हैरत से देखा। मुखिया और दीवान के जिस्म पर निशान बन गए थे। छालों के निशान ऐसे थे जैसे लोहे के गर्म जंजीरों में उन्हें दागा गया हो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह उन्होंने नंदिनी को बांधा था। ये निशान उनकी जुल्म और लालच की निशानी थी,
जो हमेशा के लिए उनके जिस्मों पर कायम हो गई थी। जहर नहीं मुखिया जी, मैंने तो आपको कर्मों का फल दिया है। नंदिनी का दूध जब लालच और जुल्म के हाथों में जाता है तो वो धर्म अग्नि का बन जाता है। ये छाले, ये निशान आपकी और दीवान की बुरी नीयत का प्रमाण है, जो हमेशा गांव वालों को याद दिलाएंगे कि जुल्म की जंजीरें आखिरकार अपने आप को जला ही देती हैं। इसी लम्हे रामेश्वर काका, जो चुपचाप सब देख रही थी, आगे बढ़कर अंजलि को आशीर्वाद देती हैं। तुम दोनों बेटियों ने सिर्फ नंदिनी को ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव के धर्म की हिफाजत की है। ये नंदिनी पुण्य गाय है। इसका दूध जब तक सच्चाई की बाल्टी में उतरा तब तक बरकत थी, लेकिन जब ये लालच के प्याले में गया तो कर्मों की ज्वाला बन गया। अब ये छाले मुखिया और दीवान के लिए कोई आम तकलीफ नहीं, बल्कि इनका सारा रौब और डरार खत्म हो गया। इनके जिस्म पर लगे हुए जुल्म के निशान अब इनकी हमेशा की हकीकत बन गए हैं। अंजलि और नेहा, उन्होंने अपनी नंदिनी को लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ लौटना शुरू किया, जहां अब वो किसी के डर के बिना अपनी जिंदगी जी रही थी।